हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस लेक्चर को देखें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, और हम छोटी इकाई जिसे कहा जाता है वो सेल है। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट जिससे मेरा पूरा ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी है वो सेल कहलाती है। तो आज हम लोग सेल के बारे में जानते हैं कि सेल आखिर होता क्या है, ऐसा क्या है जो सेल ऐसा नाम है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो कि हम इतना पढ़ते हैं इसके बारे में, और ये छोटी इकाई कैसी है। तो पहले तो हम उसकी कैसा दिखता है, क्या काम करता है, तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं आज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। आज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल पहले जानते हैं सेल क्या होता है। एक सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट डैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल एक सबसे छोटी इकाई है। सेल सबसे छोटी यूनिट है जो कि फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फंक्शन क्या क्या होगा, जैसे कि हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले हो गया बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं। प्लांट स्टेम में जो सेल पाए जाते हैं प्लांट सेल हो गए। रेड ब्लड सेल जिसका 120 दिन तक ज़िंदगी होती है। फिर आती है नर्व सेल, हमारी नर्व सेल की बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल लेक्चर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं सेल की थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ऊपर से। सेकेंड है माइक्रोस्कोप्स एंड सेल्स। इन 1600 में एंटन वन लीवेनहॉक जो है एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। एंटन वन लीवेनहॉक जिन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल एज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप पहले के ज़माने में एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बना था जिनका मैग्नीफाइंग पावर आज इतना माइक्रोस्कोप की तरह तो नहीं है, लेकिन पहले था जो कि सेल दिखता था। तो एंटन वैन लीवेनहॉक ने एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। कैसा सेल? तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था 1600 में। आगे देखते हैं हम अपना माइक्रोस्कोप्स एंड सेल। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू व्यू थिनली स्लाइस्ड कॉर्क सेल। मीन्स कॉर्क सेल कहने का मतलब यहाँ पे डेड सेल की बात करी जा रही है। तो डेड सेल किसने फर्स्ट टाइम देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल को, जो 1665 में इन्होंने देखा था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन्होंने स्टडी किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक माइक्रोस्कोप का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। मीन्स इसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है और ज़्यादा ईजिली हम देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के देखा था, और ये थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क सेल के इन्होंने देखा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज अ सीरीज ऑफ लेंस। इनमें बहुत सारी मैग्नीफाइंग पावर होती है, बहुत सारी लेंस होती है जिससे हम लोग को बहुत मैग्नीफाइंग पावर के थ्रू दिखता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप्स एंड सेल। 1830 में मैथेजियन स्लेडन जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट प्लांट सेल एंड कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। मैथियाज स्लेडन जो थे उन्होंने पहली बार प्लांट सेल को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने ये कंक्लूज़न दिया कि सभी जो प्लांट हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं। और उनका एक साथी थे थॉमस स्वान जो थे सेम कंक्लूज़न उन्होंने निकाला एनिमल सेल पे। स्लेडन कहे कि प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, सभी प्लांट जो है सेल से मिलकर बने हैं। वहीं पे एक स्वान थे उनके मित्र, उन्होंने भी कहा कि एनिमल सेल भी सेल से मिलकर बने हैं। तो एक सेल थ्योरी प्रपोज्ड हुआ, वहीं से सेल थ्योरी आया कि सभी लिविंग थिंग जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। मीन्स कि इसमें एक सेल मौजूद रहेगा और किसी में एक से ज़्यादा सेल मौजूद रहेगा। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो है सबसे छोटी वर्किंग यूनिट है। अगर हमारे बॉडी में सेल ना रहे तो बहुत सारे फंक्शन हमारे अफेक्ट होंगे। बहुत सारे क्या मतलब पूरी फंक्शन हमारी अफेक्ट हो जाएगी और मेरी डेथ हो जाएगी अगर सेल अच्छे से वर्क ना करे तो। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। और सेल आई कहाँ से? हमारी बॉडी इतनी सेल से बनी है, सेल बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, तो बहुत सारे सेल आई कहाँ से? तो हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न, जो कि आने वाले लेक्चर में हम लोग सेल डिवीज़न को डिटेल स्टडी करेंगे। तो सभी सेल डिवीज़न से माइटोसिस में होते हैं, एक माइटोसिस होती है सेल डिवीज़न में, जिसमें कि सेल अपने जैसा आइडेंटिकल सेल को बार बार बनाती है, जिससे कि हमारा बॉडी की ग्रोथ होती है और हम लोग इतने बड़े दिखते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर बने हो, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोगों में तो बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आएंगे। और अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो होते हैं यूनिसेलुलर, जिनका एक सेल से मिलकर बनी है। अगर बात करें तो सेल जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब है कि इनके पास न्यूक्लियस ना हो या ऑर्गेनल ना हो। जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होती है और उसमें जो है ऑर्गेनल्स नहीं पाई जाती, मीन्स वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाई जाती है। ऑर्गेनल में कोई बहुत सारे ऑर्गेनल एब्सेंट रहते हैं और जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं रहती है। और वहीं पे यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगी, ऑर्गेनल्स भी रहेंगे, जैसे कि प्लांट सेल हो गए, फंजाई, एनिमल सेल, प्रोस्टिस्ट्स, ये सब के पास यूकैरियोट्स हैं। हम लोग यूकैरियोट्स हैं, हम लोग के पास न्यूक्लियस है सेल में और ऑर्गेनल्स हैं। फिर ऑर्गेनल्स होती क्या है, तो ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दैट आर फाउंड इन यूकैरियोट्स ओनली। सेल स्ट्रक्चर के पास स्पेसिफिक फंक्शन पाया जाता है। सेल इतना कॉम्पैक्ट क्यों है, सेल का स्ट्रक्चर बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं ताकि हम लोग को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट ना हो। इससे बहुत सारा फंक्शन होती है सेल मेम्ब्रेन्स की, जो कि ओनली यूकैरियोट्स में पाई जाती है। आगे अगर बात करें प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। प्रोकैरियोट सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड, फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनमें राइबोसोम होती है, कैप्सूल, सेल वॉल, पाइलस होता है या फिम्बरी मीन्स बड़ा सा होता है, उसी पाइली का काम क्या होता है, ये जो पीली यहाँ पे रीजन आपको दिख रही है, इनका काम होता है कि चिपक जाना। मीन्स अगर ये हिली एरियाज़ में है तो माउंटेन से या फिर बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उनमें चिपकने में इनको हेल्प करती हैं बैक्टीरियल सेल को। वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल सेल की, इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्गी अपैरेटस, सीलिया, राइबोसोम, क्रोमैटिन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर में पोर पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, माइक्रोफिलामेंट, ये सब स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख सकते हैं। और अगर इनके बारे में आपको डिटेल एक नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम के लिंक से, आप नीचे से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट सेल होता क्या, प्रोकैरियोट्स नाम से पता चल रहा है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बिलीव टू बी द फर्स्ट सेल टू इवॉल्व। ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो पहला जो है वो फर्स्ट सेल है जो कि इवॉल्व हुआ है। पहले यूकैरियोट सेल नहीं आई है, पहले आई है प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में होता क्या, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होती है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, हम लोग का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में डीएनए पाई जाती है, इनका जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म जनरली कहते हैं कि इसको आप यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियरली देख रहे होंगे, साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इसको साइटोप्लाज्म, ये सब जो आपको दिख रही है इसमें साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं प्रोकैरियोट्स के। राइबोसोम आर ओनली अदर सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोसोम जो है इसमें अलग होती है, मीन्स राइबोसोम जो है अलग टाइप की पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे यह है प्रोकैरियोट सेल की राइबोसोम। आगे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होती है प्लांट की सेल और दूसरी होती है एनिमल की सेल। प्लांट की सेल और एनिमल की सेल आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। प्लांट सेल में जैसे बात करते हैं तो वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होती है। लाइसोसोम देख सकते हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वॉल। वहीं पे एनिमल सेल की बात करें तो साइटोस्केलेटन पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है, सेंट्रियोल्स पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है। ये है एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जो है आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया ओनली, मीन्स सेल वॉल जो है ना वो हमारे बाहर पाई जाती है, हमारे सेल के आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी और बैक्टीरियल सेल मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है। ये सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल किससे मिलकर बना है, तो सेल वॉल हमारा बना है सेलुलोज से, जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, रिजिडिटी एंड प्रोडक्शन। रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस। सेल वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा हार्डनेस प्रोवाइड करती है, आसानी से कोई चीज़ ब्रस्ट ना हो, टूटे ना, इसीलिए सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है।
सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा जो लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला मेम्ब्रेन है एनिमल सेल का। एनिमल सेल का सबसे पहला मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन है जो किसी भी और मूवमेंट में मीन्स जो सब्सटेंस हमारे अंदर बाहर करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मीन्स सबको अंदर आने नहीं देती है। जो गिने चुने स्पेशल जो होते हैं हमारे आयंस हो गए और भी कुछ प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, जिनकी ज़रूरत है हमको मेरे सेल को, बस उन्हें आने देती है। बाकी चीज़ों को बोलती है भैया आप बाहर रहिए, आपका कोई यहाँ काम है नहीं। फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर है, बाई लेयर है, लिपिड से बना है, फॉस्फोलिपिड से बना है और ये बाई लेयर में है, जो कि फ्लूइड मोजाइक मेटल आपने पढ़ा होगा शायद 12th में, उस पर बेस्ड है। इन प्लांट एंड बैक्टीरियल दिस विद इन द सेल वॉल। प्लांट और बैक्टीरियल सेल में ये दूसरी लेयर है, मीन्स सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन वहीं पे एनिमल सेल में ये पहले लेयर है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन पहली लेयर है। आगे हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मिक्सचर है जो सेल के अंदर पाई जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आती है। जो सेल स्ट्रक्चर दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक जॉब, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में जो जितने भी हमारे सेल्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, वो फ्लोट करते रहे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, न्यूक्लियस हो गए। प्रोवाइड मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। मीन साइटोप्लाज्म में हम जो है हमारा बॉडी के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती है। जो अगला जो हमारा ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है हमारे सारी सेल जो है कंटेन करते हैं 1000 ऑफ राइबोसोम, मीन्स बहुत सारे राइबोसोम हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मीन्स राइबोसोम में ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बनता है। कहाँ पाई जाती है राइबोसोम? राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। आपने सुना होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाई जाती है और फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल्स। और साइटोप्लाज्म के सेल में भी ये फ्लोट करते रहती है राइबोसोम हमारे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल सेंटर है। यही जो है पूरी सेल को कंट्रोल करती है। सभी जो सेल की एक्टिविटी हो रही होती है उसको कंट्रोल करती है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही हमारी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होती है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारी सारी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है और न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है। और ये सेपरेट होगी साइटोप्लाज्म से बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप। इसकी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी एक इन्वेलप रहती है, मीन्स न्यूक्लियस का भी आउटर कवरिंग रहती है जो कि प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है। न्यूक्लियर इन्वेलप मीन्स न्यूक्लियस को कवर किया हुआ होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे इन्वेलप की बात कर रहे थे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है सराउंड न्यूक्लियस के चारों तरफ से घेरे रहती है। सेपरेट डीएनए को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, 2 लेयर से मिलकर बनी रहती है। ओपनिंग कॉल्ड पोर्स, इसमें छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि कुछ मटेरियल को अलाउ करते हैं आप अंदर आइए, और बाहर जाने के लिए कुछ अलाउड करते हैं आप अंदर आइए और आप बाहर जाइए, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उन्हें बाहर ही रखते हैं, अपने अंदर आने नहीं देते। फिर आगे हमारा क्रोमैटिन की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ सेल इन इट नॉन डिवाइडिंग स्टेट। अगर हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल बोले तो अगर नॉन डिवाइडिंग स्टेट में है तो क्रोमैटिन के रूप में मीन्स उलझी हुई ऊन। आप देखते होंगे ठंडी में ऊन जो रहती है ना, जो मम्मी स्वेटर बनाती है, उसका ऊन कैसे उलझा हुआ रहता है स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही हमारा क्रोमैटिन दिखाई पड़ती है। और धीरे धीरे वो जैसे ही सेल डिवाइड करेगा तो ये अनकॉइल्ड होगी और क्रोमोसोम बनाएगी, जो कि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए में जीन होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करती है किसी बंदे का कि कैसा कैरेक्टर होगा, कैसा दिखेगा, और बाकी सब चीज़ डिसाइड करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस पाई जाती है। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ये एक डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर है, मीन्स अगर आप न्यूक्लियस को खोलोगे तो आपको एक बहुत डार्क सा दिखेगा जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये राइबोसोम को बनाती है। न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम को बनाती है वो न्यूक्लियोलस होती है। और राइबोसोम क्या बनाता है, मैंने ऊपर बढ़ाया अभी कि राइबोसोम हमारा जो है प्रोटीन बनाती है।
आगे अगर हम बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम पाई जाती है। इंटरनल डिलीवरी सिस्टम है सेल की, मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सभी जो सेल को क्या क्या चाहिए ये डिलीवरी करती है छोटे छोटे वेसाइकल के फॉर्म में। सेल से जो है प्रोसेस मैन्युफैक्चर करेगी प्रोटीन की और ट्रांसफ़र करेगी सेल टू सेल। ये भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ही दिखाई पड़ती है, लेकिन इनमें राइबोसोम नहीं होती है, इसलिए इनको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ये लिपिड प्रोड्यूस करती है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर जो हम लोगों को ग्लाइकोजन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, तो उसमें ये इन्वॉल्व रहती है। और ड्रग्स जो हम लेते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन, मीन्स जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, जो टॉक्सिक बोले तो हानिकारक जो इसका इफेक्ट है, उससे हमको बचाती है किसी ड्रग और पॉइजन का। आगे हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस बोले तो प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट। प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट ये प्रोटीन पैक करती है, मीन्स इसके अंदर प्रोटीन का पैकेज होता है और दूसरे ऑर्गेनल्स को जाता है जिनकी ज़रूरत होती है। ये मॉडिफाई करती है जो लिपिड और प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और उनको जो है वेसाइकल में पैक करके सेल के बाहर सेंड करती है। ये अपने अंदर गोल्गी अपैरेटस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं अपने अंदर, जो कि मेम्ब्रेन टू फॉर्म लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट, मीन्स ये अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है किसके फॉर्म में, लाइसोसोम के फॉर्म में। लाइसोसोम किसको कहते हैं, लाइसोसोम होता है एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब कि ये जो है अगर कहीं भी लाइसोजाइम ब्रस्ट करता है, फटता है, तो उसका जो सारा चीज़ है वहाँ पे डैमेज कर देगा। तो ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स लाइसोसोम भी वहाँ पे होती है। आगे अगर हम लाइसोसोम आएंगे हमारा, देखते हैं ये है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। सिंगल वाल मेम्ब्रेन है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम रहती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, किसी भी प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट को ये आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल, ये जो है लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। जैसे अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हमारे सेल के अंदर, उसको मेम्ब्रेन तक ले जाएगी और मेम्ब्रेन से बाहर हटा देगी। जो हमारा जो इंटरनल जो मटेरियल है उनको सेल से बाहर रिमूव कर दी, जो कि टॉक्सिक है। अगर हमारा सेल के अंदर लाइसोसोम फट जाता है तो हमारा पूरा सेल मर जाएगी वहीं पे। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आ गया हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप सभी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इनर स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी है, ये हमारा क्रिस्टी है, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन यूज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस सेल एनर्जी एंड एटीपी। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मीन्स इसमें मेम्ब्रेनस है, इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि सेलुलर रिस्पिरेशन में यहीं पे सेल रिस्पिरेशन होता है। सेल रिस्पिरेशन से क्या होता है, जो कि ग्लूकोज का यूज कर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है, जो कि ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी स्टोर रहता है। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया से हमारी एनर्जी मिलती है। जैसे कि कोई भी अगर हमारा एक्टिव सेल है, जैसे कि अगर हम लीवर सेल की बात करें, हार्ट सेल की बात करें, तो इनका काम दिन भर है, 24 घंटा ये काम करते रहते हैं। तो इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले इंडस्ट्री भी वहीं सेटअप होगी, तो इसलिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं एनिमल वैक्यूल। एनिमल वैक्यूल होता क्या है, वैक्यूल बोले तो ये जो थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। वैक्यूल है मेम्ब्रेन बाउंड सैक, मेम्ब्रेन पाया जाता है उसके ऊपर, और ये स्टोर करती है और डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है मेनली उसको अपने अंदर स्टोर करती है और उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। ये ज़्यादातर वाटर सॉल्यूशन, जो वाटर से रिलेटेड सॉल्यूशन है वो कंटेन करती है। अगला प्लांट वैक्यूल। प्लांट वैक्यूल का साइज़ थोड़ा एनिमल वैक्यूल से बड़ा होता है। प्लांट्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट जो वाटर स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, जो कि सेल को ज़रूरत पड़ती है तो उनसे ले लेती है, और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मेनली सिर्फ प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट मेनली प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में पाई जाती है।
जो कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल यहीं पे स्टोर रहती है। अगर हम लोग क्लोरोफिल के बारे में तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोफिल जो है वो स्टोर कहाँ रहती है? ग्रीन पिगमेंट होती है जो क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट में ही स्टोर रहती है, जहाँ कोई फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के यूज से, ठीक है। जो शुगर है, ऑक्सीजन गैस है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। क्लोरोफिल है ही तो सनलाइट का ये हेल्प से क्या बनाएगी? हमारा फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करेगी तो अपने लिए फूड बनाएगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगी, ऑक्सीजन गैस भी बनाती है। आगे सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया बोले तो फ्लैजिला का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है सीलिया से, सीलिया का साइज़ छोटा होता है। एक्सटर्नल अपेंडेजेज है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन डेट एट लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ द सेल। ये सेल के बाहर में थोड़ा पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मेनली ये जो पार्ट है वो यूनिसेलर में पाए जाते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सिंगल सेल को चलना भी तो होता है ना अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए, तो उनमें सीलिया पाई जाती है और फ्लैजिला पाई जाती है, जिससे वो मूवमेंट करते हैं और अपने खाना पूर्ति करते हैं। सेंट्रियोल जो स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रियोल आपको स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। ये सेंट्रियोल ही ना केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, मीन्स खुद पे खुद रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। मेड ऑफ बंडल ऑफ, इसमें अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। आप जैसे देखते हैं सेंट्रियोल, इसके अंदर है ना एक, यहाँ पे आप देखिए ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनाइजिंग, सेल डिवीज़न का जो है ना, सेल डिवीज़न जब होती है तो इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। और सेंट्रियोल जो है पोस्चर बनाकर रखता है हमारा सेल का। सेल हमारा जो फ्लोकुलेट दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, तो ये सेंट्रियोल के कारण ही दिखता है। आगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये हमारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पे। साइटोस्केलेटन, सेल स्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल से बने और फिलामेंट से बने। ये साइटोस्केलेटन जो है हमारा बॉडी का स्केलेटन, जैसे कि बात करें तो हड्डी होती है, बोन होती है, वैसे सेल की स्केलेटन साइटोस्केलेटन कहलाती है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं और फिलामेंट से मिलकर बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। ये क्या देती है? सेल को शेप देती है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। सेल को मूव भी तो करना होता है ना, यहाँ से वहाँ। जैसे सेल डिवीज़न की बात करें तो सेल डिवीज़न में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इंटरफेज, ये सब जो फेज होती है उनमें सेल का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट किससे होगा? तो साइटोस्केलेटन से होगा। हम लोग भी मूव कर पाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं, तो उसी प्रकार सेल की हड्डियाँ साइटोस्केलेटन कहलाती हैं, जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक शेप। हम लोग के अंदर शरीर में हड्डी है, इसीलिए हम लोग का शेप स्पेसिफिक है, स्ट्रेंथ मिलता है, हम लोग आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। उसी प्रकार सेल भी आसानी से मूव कर सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम और भी आगे पढ़ेंगे, अच्छे से चलेंगे हम लोग। और अगर आपको नोट्स की नीड है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।